Dear first year students, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine. मैंने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में फर्स्ट ईयर बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम डिस्कस की थी और मैंने कहा था स्टूडेंट्स आप सजेस्ट करेंगे कि हम कौन सा पेयर स्टार्ट करें. तो अकॉर्डिंग टू यू स्टूडेंट 2 और चैप्टर 8 का पेयर स्टार्ट करना है. तो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स. बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं. द वर्ड बायो रेफर्स टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं, जो कि बेसिकली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस बेसिकली ये होते हैं. और ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ इस पर डिपेंड कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है. अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में हमने कहा कि केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपोनेंट्स की स्टडी है. तो जब भी हम स्टडी करते हैं केमिकल कंपाउंड की, केमिकल कंपोनेंट्स की, तो उस स्टडी को हम कहते हैं केमिस्ट्री की स्टडी हो रही है. और चूंकि हमने केमिकल प्रोसेसेस की और कंपोनेंट्स की स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में करनी है, सो इट्स कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री. Biochemistry is basically biology in which we study chemical processes and components in living organisms. और इसका हमें फ़ायदा क्या है कि ये हमें बायोलॉजी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेगी. हमें हेल्प करेगी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो कैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है. तो ये हम सारी स्टडी करेंगे बायोकेमिस्ट्री में. तो बायोकेमिस्ट्री में हम बात करें केमिकल कंपाउंड की, तो केमिकल कंपाउंड दो तरह के होते हैं. ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं इन विच कार्बन एटम्स आर कोवलेंटली लिंक्ड विद अदर एटम्स, जिसमें कार्बन एटम दूसरे एटम्स के साथ कोवलेंटली लिंक्ड होगा. जैसे कि इसके एग्जांपल है प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड. इसमें कार्बन एटम्स ने दूसरे एटम के साथ क्या बनाया होगा? लिंक. स्पेशली कार्बन हाइड्रोजन एटम्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होंगे दैट लैक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी इन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा. इसके एग्जांपल में आ जाता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का डिफरेंस. अब केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है, केमिकल रिएक्शंस की स्टडी की बात हो रही है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में केमिकल रिएक्शंस की बात हो रही है. तो सारे केमिकल रिएक्शंस को कलेक्टिवली हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस. यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी केमिकल प्रोसेसेस, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, हम उनको कहते हैं मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है. और मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस दो कैटेगरीज में डिवाइड है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म एक सिंथेटिक प्रोसेस है, एक ऐसा अमल जिसमें फॉर्मेशन होगी. क्या होगी? सिंपलर सब्सटेंस कंबाइन होंगे टू फॉर्म कम्प्लेक्स सब्सटेंस. यानी इसमें सिंपलर सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिलकर एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे. जैसे फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जिसमें कंपाउंड्स मिलकर एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड्स मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बना देते हैं. जैसे ग्लूकोज मिलकर क्या बना देता है? ग्लाइकोजन बना देता है. तो ये कौन सा प्रोसेस होता है? एनाबॉलिज्म का प्रोसेस को हम सिंथेटिक प्रोसेस भी कहते हैं, जिसमें सिंपलर सब्सटेंस मिलेंगे और एक कम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे. सेकेंड इसकी टाइप होती है कैटाबॉलिज्म, जो कि डिग्रेडेशन का, टूटने का अमल होता है, जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटते हैं इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. यानी बड़े मॉलिक्यूल्स छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं. और जैसे कि प्रोटीन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जबकि ब्रेकडाउन होगा तो ये अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट होगा. जैसे कि ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है, जब उसकी ब्रेकडाउन होगी तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. जैसे ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जैसे क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है. तो ये क्या थे? एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म. अब एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि छोटे सब्सटेंसेस ने मिलकर एक बड़ा सब्सटेंस बनाना है. सो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी चाहिए. यानी अमाइनो एसिड्स के को प्रोटीन बनने के लिए एनर्जी चाहिए. जब कैटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है, एक बड़ा सब्सटेंस टूटता है इनटू स्मॉलर सब्सटेंस, तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है. यानी प्रोटीन अगर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है तो ये क्या होगा? एनर्जी ये हमें देगा, एनर्जी इसमें रिलीज होगी. और प्रोटीन टू अमाइनो एसिड टू प्रोटीन एक इंटर कन्वर्टेड प्रोसेस है. तो ये कोऑर्डिनेटेड इंटर कन्वर्जन का प्रोसेस होता है. तो ये था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, हमारे चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था. नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन. सो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसके यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसकी लाइफ में एक सेंट्रल पोजीशन है, सेंट्रल एक इम्पॉर्टेंस है. तो हम लोग वही डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन और बेसिकली यही प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन भी है.
तो सबसे पहली प्रॉपर्टी कार्बन की जो है वो है टेट्रावेलेंट, यानी कार्बन क्या है, एक टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल है। टेट्रा मीन्स 4 होता है, यानी हैविंग 4 वैलेंसी, हैविंग वैलेंसी ऑफ 4। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, यानी कि ये 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे कि एक कार्बन है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन की पहली प्रॉपर्टी क्या है, वो टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि उसमें एबिलिटी है कि वो 4 मॉलिक्यूल्स 4 कोवलेंट बॉन्ड बना सके। तो द सेकेंड प्रॉपर्टी इज कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करना। एटम्स अपना बाहर का जो शेल है, इलेक्ट्रॉन शेल, उसको कंप्लीट करते हैं बाय म्यूचुअल शेयरिंग। जैसे एक एटम ए है, एक एटम बी है, दोनों के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये अनस्टेबल हैं। अगर उनके उनके ऑक्टेट में ये इलेक्ट्रॉन्स 8 फिल हो जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी शेयरिंग करते हैं। तो यूँ ये दोनों शेयर कर लेंगे और ये क्या बना देंगे, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर देंगे। तो इसको ये कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से भी इलेक्ट्रॉन बनाता है। स्टेबिलिटी, अब कार्बन की एक और प्रॉपर्टी है स्टेबिलिटी। अब कार्बन एटम क्या है, कंबाइन करता है जब अदर एटम्स के साथ, तो एक सिमेट्रिकल अरेंजमेंट में अरेंज हो जाता है और बड़ी ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बनाता है, जिसको हम टेट्राहेड्रॉन का नाम देते हैं। ये इसकी डायग्राम है, यानी एक कार्बन है वो इस तरीके से अपने चारों जो बॉन्ड हैं वो अरेंज करता है कि एक सिमेट्री जो उसकी हमारे पास आती है, दैट इज टेट्राहेड्रॉन, एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है हमारे पास। तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको क्या करती है, स्टेबिलिटी देती है। इसका फ़ायदा क्या है कि ये ज़्यादा कम्प्लेक्स कंपाउंड भी कार्बन बना सकता है। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कार्बन बॉन्डिंग। कार्बन बॉन्ड किस किस के साथ बनाता है, कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो ये स्केलेटन ऑफ ऑर्गेनिक लाइफ, यानी कि ऑर्गेनिक लाइफ का स्केलेटन फॉर्मेशन करता है। कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, एज यू कैन सी। कार्बन नाइट्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या थी कार्बन की बॉन्डिंग। इसको समराइज करते हैं कि कार्बन एक टेट्रावेलेंट मॉलिक्यूल है, यानी इसमें एबिलिटी है कि ये 4 बॉन्ड बना सके, और जो बॉन्ड बनाता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, यानी म्यूचुअल शेयरिंग से बनाता है। और जो बॉन्ड बनाने के बाद वो जो एक सिमेट्री देता है वो बहुत स्टेबल होती है, इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी बहुत हाई है। और जो बॉन्डिंग करता है वो कार्बन कार्बन के साथ भी करता है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ भी करता है, ऑक्सीजन के साथ भी करता है और नाइट्रोजन के साथ भी करता है। और इनकी इन बॉन्डिंग को डिफरेंट लिंकेजेस का नाम दिया गया है, जैसे कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, पेप्टाइड लिंकेज वगैरह। अब कार्बन जो है वो 2 तरह के मॉलिक्यूल बनाता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है और माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बना सकता है। कार्बन लार्ज कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाएगा तो इट्स मीन उसने मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, जैसे कि सेलुलोज। सेलुलोज क्या है, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई होती है, तो यानी कि ये सेल को स्ट्रक्चर देता है। जैसे कि फैट्स हो गया, तो ये क्या है, लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं, जिसको हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। कार्बन माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि उसका फ़ायदा क्या है, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो कंपाउंड्स क्या होंगे, इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी होंगे, और छोटे मॉलिक्यूल्स बिल्डिंग ब्लॉक होंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स। तो यूँ कार्बन माइक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाता है और मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी बनाता है। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का चैप्टर डिस्कस किया है। हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, हमने इसमें ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, हमने इसमें मेटाबॉलिज्म का पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के रिएक्शंस कौन से होते हैं। फिर हमने इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ी है, कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, और कार्बन माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स कैसे बनाता है, ये चीज़ें पढ़ी हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम कल इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।